ओनिश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, वीडियो एग्ज़ाम 2018, उसके अलावा मुख्य सेविका और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए ये जो सीरीज चला रहे हैं 1 से 1000 क्वेश्चन की जीएस की, निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता इससे मिलेगी। आज आपका ये दूसरा वीडियो है। 26 से 50 क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पिछला वीडियो आप देखकर आप 1 से 25 तक वहाँ आप देख सकते हैं। आज के लिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि तक्षशिला शहर किसके बीच स्थित है। तो तक्षशिला शहर जो है वो सिंधु तथा झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यह थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लें कि तक्षशिला शहर जो है वो सिंधु तथा झेलम नदी पर तो स्थित ही है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। और तक्षशिला प्राचीन काल में जो है गांधार राज्य की राजधानी भी थी, ये भी याद रखिए। रामायण के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम रखा था तक्षशिला। रामायण के अनुसार भरत के पुत्र क्या थे, कौन थे? तक्ष। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था तक्षशिला। ठीक है, और तक्षशिला जो है प्राचीन काल से शिक्षा की नगरी मानी जाती, शिक्षा के लिए बहुत विख्यात थी। और यहाँ इसकी ख्याति जो है विश्व प्रसिद्ध थी। और यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित था। ठीक है, तो ये तो रहा तक्षशिला। तो तक्षशिला शहर किनके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी पर स्थित। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था प्रयाग में। कहाँ किया था? प्रयाग में। प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। और हर्षवर्धन के समय में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था। उस समय हर्षवर्धन का जब समय था तो हर 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष एक आयोजन किया जाता था, महामोक्ष परिषद के नाम से जो विख्यात था, जिसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें यह था कि हर्षवर्धन के किस सम्मेलन में ह्वेनसांग जो है सम्मिलित हुआ था। तो हर्षवर्धन के 6वें समारोह में, शायद, हाँ, 6वें समारोह में जो है ह्वेनसांग सम्मिलित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ये सुरकोटदा, गुजरात। कहाँ? सुरकोटदा, गुजरात में। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ है? कहीं कहीं सुरकोटडा लिखा है, कहीं कहीं सुरकोटदा लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना रहिएगा। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ और एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। और लोथल
भी अगर ध्यान दीजिए, लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियाँ के अवशेष प्राप्त हुए थे, अगर लोथल में जाएंगे तो, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता में जाएंगे तो सिंधु सभ्यता में जो है घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला था सुरकोटदा में। और अगर यही चीज़ लोथल से पूछा जाएगा तो लोथल में घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है। ठीक, अब प्रतिमान कहिए या सर्वोत्तम कला, कभी कभी प्रश्न चेंज करके आ सकता है कि मौर्य काल की सर्वोत्तम कला क्या है या सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है। तो स्तंभ, ठीक है, स्तंभ याद रखिएगा। एक है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाखा दत्त जी हैं, और ये 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक था। 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, संस्कृत का ऐतिहासिक ये नाटक था। और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण हुआ था। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। और इस ऐतिहासिक नाटक का रूपांतर कहाँ मिलता है आपको? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जानते होंगे, गद्य लेखक हैं, ठीक। उन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण किया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी है तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था, ठीक है ना, भारतेंद्र युग। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। तो अशोक की ब्राह्मी लिपि जो थी वो शहबाज गढ़ी, ठीक है। शहबाज गढ़ी एक गांव है और जो ऐतिहासिक स्थल है ये कहाँ है भाई? पाकिस्तान के मर्दाना ज़िले में स्थित है। और ये स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का, कौन सी लिपि का? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और शायद 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल, इस जो ऐतिहासिक स्थल था ऐसा, उसको विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है ना। 2004 में 30 जनवरी 2004 को इसे विश्व विरासत में सम्मिलित कर लिया गया। इस स्थल को याद रखिएगा कि अशोक के लगभग सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन शहबाज गढ़ी वाला जो है वह जो है खरोष्ठी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र जो है वो वर्षा और चक्रवात के, ठीक है ना। किसके हैं? वर्षा और चक्रवात के। और टिप्पणी अगर किया जाए तो ऋग्वैदिक लोग जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उसी ऋग्वेद में उसी की पूजा होती थी। और देवों की जो पूजा की प्रधान विधि थी वो स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना, ये वगैरह वगैरह उसमें था, ठीक है ना। और उसी समय में भी फेमस था कि भाई ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र को सर्वप्रमुख देवता माना गया, इंद्र को युद्ध का नेता माना गया, दुर्गों को तोड़ने वाला भी माना गया, इसीलिए इन्हें पुरंदर कहा जाता है। वर्षा व चक्रवात के देवता इन्हें इसीलिए मानते हैं। और एक क्वेश्चन ऋग्वेद में और आपको याद दिला दें
कुल इसमें 250 सूक्तों का उल्लेख है। कितने? 250 सूक्तों का उल्लेख है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है वह थानेश्वर का शासक था। कहाँ का? थानेश्वर का। आगे वैसे क्वेश्चन है भी कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन ही था। इसीलिए यहाँ आपको बता दें कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जो कि पंजाब छोड़कर शेष समस्त, केवल पंजाब को छोड़ दीजिए तो जितने उत्तरी भारत के जो भी राज्य थे सब पर वो राज्य किया था। ठीक है ना? उत्तरी भारत पर सभी जगह उसने राज किया था। और ये लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। लगभग नहीं, क्लियर 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा और बाद में इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना? हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। एक क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ है? तो 57 ईसा पूर्व। क्योंकि विक्रम संवत जो है अत्यंत प्राचीन संवत है और इसके प्रणेता कौन थे? सम्राट विक्रमादित्य। विक्रम संवत के प्रणेता कौन माने जाते हैं? सम्राट विक्रमादित्य माने जाते हैं, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व, लगभग 2068 वर्ष पूर्व कहिए या 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, देखिए इसका जवाब यहाँ गलती से नहीं लिखा, मिसप्रिंट हो गया है। आप इसका जवाब जान लीजिए कि लौह और रक्त की नीति बलबन किसने अपनाया था? बलबन ने। इस क्वेश्चन को लिख देते हैं और आंसर यहाँ नोट कर देते हैं। कौन? बलबन। बलबन। ठीक, यह है 12वें क्वेश्चन का जवाब। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। और ये गुलाम वंशीय शासक था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ये नीति अपनाई थी और ये राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सजदा जानते हैं किसे कहते हैं? घुटनों के बल पर बैठकर जो झुकते हैं मुस्लिम लोग, उसे सजदा कहते हैं। और पैवोस, सजदा और पैवोस को भी इसने आरंभ किया था। ठीक है ना? सजदा, ये है सजदा, याद रखिएगा, और है पैवोस। ठीक है ना? पैवोस। तो सजदा का मतलब है कि घुटनों के बल बैठकर झुकना, और पैवोस का मतलब है सुल्तान के पैर चूमना। यह किसने? बलबन ने, ठीक है ना, लागू किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में जो है पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। क्या कहा जाता था? कोतवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था?
तो वो थे जहांगीर। और इसकी कहानी ये है कि महाराणा अमर सिंह, इनका कार्यकाल लगभग 1597 से 1620 तक चला था। महाराणा प्रताप के पुत्र थे और जहांगीर द्वारा करवाए गए कई आक्रमण में विफल भी हुए, हारे। और अंत में जो खुर्रम नाम से, खुर्रम जो है शाहजहां, ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और जब मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तो उस समय अमर सिंह जो है हार कर जहांगीर से अपमानजनक संधि की थी। ठीक है ना, ये इनकी अपमानजनक संधि थी। और ये मेवाड़ के अंतिम शासक भी थे। अगर प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे, तो मेवाड़ के अंतिम शासक महाराणा अमर सिंह। ठीक है ना, महाराणा अमर सिंह या राणा अमर सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो 16वां क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। और 16वां क्वेश्चन यही था कि किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? आप नोट करना चाहे नोट कर ले कि किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। बदायूनी, ठीक है ना, किसने किया था? बदायूनी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सम्मिलित कर देंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि निशात बाग कहाँ है? तो निशात बाग कहीं कहीं निशांत बाग करके लिखा आएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जो प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था उसे सूबेदार कहते थे। क्या कहते थे? सूबेदार। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है UPTSC के एग्जाम में, कि मुगल काल में फौजदार कौन होता था? तो जो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था उसी को फौजदार कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था उसे दरोगा ए डाक चौकी कहते थे। क्या कहते थे? दरोगा ए डाक चौकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23वां कि कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो था ये अनपढ़ था और इसका शिक्षक कहिए तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का जो शिक्षक था वो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और सम्राट अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में माना जाता है को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा कौन थे भाई, बीरसाल के महल में शायद हुआ था इनके जन्म। ठीक है, क्लियर है, शायद नहीं। अकबर का राज्याभिषेक भी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालनेर नामक स्थान पर हुआ। अगर ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अकबर को ताजपोशी कहाँ हुई, तो पंजाब के कालनेर नामक स्थान पर कब हुई थी? 14 फरवरी 1556 को। ठीक है, बहुत कम उम्र का शासक था ये। ठीक है ना। चलिए, भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी। ये एक्चुअल में सूरी वंश का संस्थापक था। शेरशाह जो था सूरी वंश का संस्थापक था और इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था।
कौन सी सिकंदरी गज याद रखिएगा। और सिकंदरी गज में जो है 32 इंच होते हैं, और इसमें जो सन की डंडी का भी प्रयोग किया था इसने। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1526 को। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी और आप इसको देखते रहिए। जैसे पिछले वीडियो की लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जिससे अगर कहीं छूटे हों तो भाई फिर से आप पा सकें उस वीडियो को। और ये चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। बस आज के लिए इतना ही। आपका भविष्य उज्जवल हो, बस मेरी यही कामना है। UPSSC की जितनी परीक्षाएं होंगी सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप इसमें साथ बनाए रखिए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।